इसमें इजाज़त है अपनी पार्टी बनाने की मुसलमानों को, तो बिल्कुल बना के आए मत, क्योंकि देखिए अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे मगर सियासत मुसलमानों की ज़िंदगी में हिस्सा ज़रूर लेगी। आज़ादी के बाद से कभी हम नौकरियों में 34% होते थे। अगर यही हमारी सियासी रहनुमाई की गई होती और लीडरशिप हमारी होती तो हम आज जिस फुकदान में हैं ये कहीं भी नहीं होता। और ज़रूरत है इस बात की कि आज ही से ये लीडरशिप मुसलमानों की आनी चाहिए और बगैर मुसलमानों की लीडरशिप की, हमारी क़यादत के बगैर हम अपना हक नहीं पा सकते हैं। चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो या अरली हो या अन्य और भी कोई भी पार्टी हो, क्यों मुसलमानों ने अब तक सबका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों को धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक। तो मुसलमानों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, तभी वो किसी से लाइजनिंग कर पाएंगे, किसी से अपने हक की बात कर पाएंगे। अगर इस तरीके से दूसरी पार्टियों में पड़े रहेंगे तो आज बताइए 70 साल 75 साल हो गया, क्यों मार्जिनलाइज हो गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। 34 सीटें ऐसी थी जिस पर एक सीटों पर जो हमारे यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीत सकता था, उन 34 सीटों पे 4 मुसलमानों को लड़ाया है। गठबंधन के बावजूद भी उसी सीट से सपा लड़ा रही है, उसी से बसपा लड़ा रही है, उसी से कांग्रेस भी लड़ा रही है। और मुसलमानों की लीडरशिप को रोकने की सबसे बड़ी वजह इन तीनों पार्टियां भी हैं कि एमयू के ताल्लुकात होना और वाइस चांसलर के ताल्लुकात होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एमयू सिर्फ वाइस चांसलर का नाम नहीं है। एमयू एक मजमुआ है, थिंक टैंक है। हमसे बात कीजिए, हम साथ नहीं हैं। हम जब तक साथ नहीं हैं कि जब तक हमारे माइनॉरिटी करेक्टर आप नहीं देंगे। ये ऊंची ऊंची गुंबदें आप इस बात का सबूत दे रही हैं कि मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारी टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर है और उत्तर प्रदेश में कई सारे अहम इदारे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और तारीख़ी मदरसे हैं। उन अहम इदारों में एक बड़ा नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जिसका अपना एक इतिहास है और हिंदुस्तान की तारीख़ बदलने में इस इदारे का नुमाया किरदार है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, अहाते में हैं, और यह हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इसमें कई यूनियन के ज़िम्मेदार भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं बल्कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीडरशिप पर, सियासत पर, कि मुसलमानों को सियासत में क्या करना चाहिए, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का क्या फ्यूचर है, नहीं है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए। आप सबका एक साथ मिल्लत टाइम्स में स्वागत है, खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे साथ हमज़ा साहब मौजूद हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के नायब सदर हैं। हमज़ा साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या मुसलमानों को आना चाहिए अपनी पार्टी बना करके? देखिए बिल्कुल, अगर मुसलमान एक पार्टी अगर बनाकर अपने आप को लाना चाह रहा है तो बिल्कुल इसमें, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो इसमें इजाज़त है अपनी पार्टी बनाने की मुसलमानों को, तो बिल्कुल बना के आए मत, क्योंकि देखिए अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे मगर सियासत मुसलमानों की ज़िंदगी में हिस्सा ज़रूर लेगी। तो अगर वो जब तक पार्लियामेंट, देखिए कोई भी हिंदुस्तान का फ़ैसला होता है वो पार्लियामेंट से होके जाता है, तो हमें यकीनन मुसलमानों को अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजने होंगे। और अगर अपनी पार्टी बना रहे हैं तो यकीनन देखिए जो दीगर पार्टीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टीज़ हैं, जो जैसे भाजपा है, कांग्रेस है और दूसरी दीगर पार्टीज़ हैं, उनसे अपनी शर्तों पे गठबंधन करें, अपना एक मिनिमम एजेंडा तैयार करें, उस पर बात करें और फिर पार्लियामेंट। आप अपना ज़रा तारुफ कराएँ। मैं सलमान गौरी। अब सलमान गौरी साहब, ये बताइए मुझे, हिंदुस्तान में रहा है, मौलाना कलाम आज़ाद ने भी कहा था कि मुसलमानों को अपनी सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां मौजूद है। क्या उस नज़रिए से आप इत्तेफाक रखते हैं, जैसा कि आजकल कुछ लोग अपनी सियासी पार्टी पर जोर दे रहे हैं? नहीं, अगर नज़रिए से इख्तलाफ ना होता तो हमज़ा सुफियान भाई ने जो बात की ये रखते ही नहीं। नज़रिए से बिल्कुल इख्तलाफ है। अगर आज़ादी के बाद से कभी हम नौकरियों में 34% होते थे। अगर यही हमारी सियासी रहनुमाई की गई होती और लीडरशिप हमारी होती तो हम आज जिस फुकदान में हैं ये कहीं भी नहीं होता। और ज़रूरत है इस बात की कि आज ही से ये लीडरशिप मुसलमानों की आनी चाहिए और बगैर मुसलमानों की लीडरशिप की, हमारी क़यादत के बगैर हम अपना हक नहीं पा सकते हैं। और इसका क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में अपने हक को पाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ आज हिंदुस्तान में है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पे ही अपनी सियासत के ही दम पर हम अपने हक को पा सकते हैं। बिल्कुल, आगे बातचीत करेंगे। आप नई मरफाज साहब हैं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे तरक्की याफ्ता हो सकते हैं? देखिए, किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वहाँ की सियासत है उसमें उसका अहम रोल होना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी अगर मुसलमानों को तरक्की करनी है तो उसे भी सियासत के अंदर एक अहम रोल निभाना होगा, खा वो अपनी पार्टी बनाकर हो
या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होकर के हो, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप सिर्फ दूसरी पार्टियों के पीछे ही चलते रहें। ज़रूरी है कि अपना एक वजूद हो, लोग आपको पहचाने कि आप जो है असर रखते हैं मुल्क की सियासत के अंदर। बिल्कुल। हमारे साथ एक आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और जी। मुझे आरिफ त्यागी से पहचाना जाता है। जी, आरिफ सैफी के नाम से जाना आरिफ त्यागी। अच्छा, आरिफ त्यागी। त्यागी साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए, इस पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है कि हमेशा मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है। जो मुसलमान सियासत में आते हैं वो मुस्लिम एजेंडा की बुनियाद पर चुनाव लड़ते हैं, और इसकी वजह से जो सेकुलर वोट है या जो दूसरा वोट है वो मुंतशिर हो जाता है, पोलराइजेशन का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी सेकुलर पार्टी के साथ मिल करके रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपने सेकुलर पार्टी का जिक्र किया है तो वो सोकल्ड सेकुलर दिखा के अपना नज़रिया वो सबको नज़र आ चुका है, क्योंकि सब लोग, जितनी भी पार्टियां हैं अभी तक हिंदुस्तान में, और यूपी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यूपी चुनाव पे, तो जितने समाजवादी हो या कांग्रेस हो या अरली हो या अन्य और भी कोई भी पार्टी हो, क्यों मुसलमानों ने अब तक सबका साथ दिया, लेकिन मुसलमानों को धोखे और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक। तो मैं समझता हूँ मुसलमान अपना एक कैडर बनाए और कैडर के थ्रू और या मुसलमान सियासत में हिस्सा मांगे अपना, और जब तक हिस्सा नहीं मांगेंगे जब तक आपकी बात कौन सुनेगा। हमजा साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासत में आना चाहिए, आपने भी कहा, सब लोग एक बात कह रहे हैं। क्या अब तक कोई एग्जाम्पल मौजूद है, या जो पार्टियां हैं, MIM है या UDF है, इंडियन मुस्लिम लीग है, या यूपी में PS पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है, क्या इन सबको मानते हैं कि सब सही है, इन सब के साथ मुसलमानों को आना चाहिए सियासत में? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर तो अभी तक कोई इस तरीके की जो मुस्लिम सियासत वाली पार्टियां थी नहीं है। पहली बार MIM आई है, और अभी तक तो देखिए उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं, यहाँ तक कि अखिलेश ने भी मना कर दिया, उनसे बात नहीं करेंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये एक असर है एक मुस्लिम पार्टीज़ का कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे, लोग उस मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ही रखना चाह रहे हैं अपने पास। तो यकीनन अगर देखिए एक झंडे के नीचे सारे मुसलमान आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे, अपना उनका वजूद होगा। लेकिन आप एक, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, तो उसमें सब लोग हैं ना, वैसे सब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। कांग्रेस है, उसमें सब लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो एक जमहूरी मुल्क में, एक सेकुलर देश में अखिलेश को देखेंगे तो अखिलेश आप देखिए सिर्फ यादवों की ज़्यादातर बात करते हैं, और अगर आप MIM में देखेंगे तो MIM में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, DS बिंद्रा सिख हैं उसमें। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान हैं MIM के अंदर। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है, और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, तभी वो किसी से लाइज नहीं कर पाएंगे, किसी से अपने हक़ की बात कर पाएंगे। अगर इस तरीके से दूसरी पार्टियों में पड़े रहेंगे तो आज बताइए 70 साल 75 साल हो गया, क्यों मार्जिनलाइज हो गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है? इसीलिए ना कि मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। तो हमने तो सेकुलर पार्टीज़ का साथ दिया, क्या सेकुलर पार्टीज़ ने हमारा साथ दिया? आप कुछ कहेंगे, आप बोलेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि अगर ज़्यादातर पार्टियों में मुसलमान बढ़ जाएंगे, MIM में, PS पार्टी में, जैसा कि दूसरी तरफ मुसलमानों का एक जहन बना हुआ है BJP को हराने का, तो नहीं लगता है आपको कि BJP के रास्ते और आसान हो जाएंगे मुस्लिम वोटों के? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि अभी के करंट सिचुएशन में आप देखें कि जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुस्लिम इशूज़ को एकदम इग्नोर कर दिया है, उन अपने मैनिफेस्टो से निकाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट जो है बेवा का माल है, वो हमको देंगे ही देंगे। और इन लोगों को सिर्फ एक डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम को कि आप हमको वोट कीजिए, हम BJP को हराएंगे। हम क्यों जिम्मेदारी लें BJP को हराने की, जबकि हम अभी 70 सालों से सत्ता में आए ही नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमको अपने इशूज़ पे बात करनी है, ग्रास रूट से बात करनी है हमको। तो ये अगर हम कोई नई लीडरशिप पैदा करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप कोई पार्टी होगी, तो वो हमारे मुद्दों को सही से उनके सामने रख पाएगी। बिल्कुल एक सही बात है कि हर चुनाव में एक रहता है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे मतलब सेकुलर पार्टियों को, तो BJP जीत जाएगी, RSS मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। इस डर, ये क्यों मुसलमानों के साथ डराया जाता है, और मुसलमान डर के वोट भी करते हैं इसी तरह चुनाव में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमान डर से नहीं वोट कर रहा है, इस उम्मीद से वोट कर रहा था कि ये पार्टियां हमारे हुकूक को अदा करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो 2017 के इलेक्शन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, 34 सीटें ऐसी थी जिस पर एक सीटों पर जो हमारे यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीत सकता था, उन 34 सीटों पे 4 मुसलमानों को लड़ाया है। गठबंधन के बावजूद भी उसी सीट से सपा लड़ा रही है, उसी से बसपा लड़ा रही है, उसी से कांग्रेस भी लड़ा रही है। और मुसलमानों की लीडरशिप को रोकने की सबसे बड़ी वजह इन तीनों पार्टियाँ भी हैं, कि जहाँ पर पता है कि एक मुसलमान लड़ रहा है तो हर जगह समझौता हो सकता है, लेकिन जहाँ मुसलमान लड़ रहा है वहाँ पर इन पार्टियों को समझौता आपस में नहीं होता है। एक और दूसरी चीज़, 136 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान अपने आप अपने दम पर उन सीटों पर विधायक अपना बना सकता है, लेकिन इस सूरत में जब गठबंधन नहीं होता है तो तमाम पार्टियां अपनी लड़ा के सबको मुसलमानों की वोट की फिक्र होती है। और इसके बाद जो आप कह रहे हैं डर,
डर मैं ना बीजेपी को हराने के लिए और ना मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए वोट कभी किया है ना करेगा। जो जिताया है वही हराएगा, जो जिताया है मुसलमान ही तो वही कहते ना, वैसे सब उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, तो जो मुसलमान बड़े बड़े दानिश्वर है नेता वही कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इनसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंच रहा है। देखिए, अगर तोहमत लगाने वाली बात है तो तोहमत तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। तोहमत लगाने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए उनके आप जो पास्ट है उससे आप किसी के फ्यूचर को जज कर सकते हैं। और रही बात कि वो बी टीम या इस तरीके की तोहमत लगाई जा रही, तो अभी तक तो वो हुकूमत में आए ही नहीं है, तो उनसे किस तरीके का सवाल किया जाए। उनके 4 MP 6 MP रहते हैं। आप बिहार में देखिए, उन्होंने 20 सीटें लड़ाई गठबंधन में, जिसमें से 15 सीटें वो लोग जीते। जो भाषण देते हैं ना, स्पीच देते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंच रहा है। नहीं, देखिए, अगर वो हक और हुकूक की बात अगर कोई इंसान अगर कर रहा है, किसी मुसलमान की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिसको हमेशा से मार्जिनलाइज किया गया है, उसके अगर हुकूकों की बात करना बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, तो मैं इस तोहमत को रिजेक्ट करता हूं। बिल्कुल। और भी आप लोग बोलेंगे कुछ? आइए भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बाबर अली खान है। बाबा अली खान, ये जो सेकुलर पार्टियां देश की, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इससे सारे लोग नाराज़ दिख रहे हैं। वजह क्या है इस नाराज़गी की? जी आप भी नाराज़ हैं क्या? जी बिल्कुल। आज़ादी से बाद अब तक देखेंगे मुसलमानों के हक में सेकुलर पार्टियाँ सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो मुसलमानों के हक में करते हैं, लेकिन आज तक कुछ काम हुआ नहीं है ऐसा। ये चीज़ मतलब क्या काम होना चाहिए था मुसलमानों का जो नहीं किया सेकुलर पार्टियों ने? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ जाननी चाहिए हम लोगों को कि 1947 के बाद में जब तक देश आज़ाद हुआ, हाँ, उस वक्त में मुसलमानों का डेवलपमेंट देखिएगा और आज के वक्त में मुसलमानों का डेवलपमेंट देखिएगा। आखिर क्या वजह रही कि सच्चा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हमसे ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर का सबसे पिछड़ा कोई तबका है, दलितों से पिछड़ा अगर कोई तबका है तो वो मुस्लिम का तबका है। जबकि ना तो मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी रही, हमेशा मुसलमानों ने वोट दिया तो सेकुलर पार्टीज़ को वोट दिया, चाहे समाजवादी को दिया या बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया। आखिर क्या वजह रही? तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी वजह सबसे ज़्यादा मुसलमानों को डरा कर आपने बीजेपी को जो वोट दिया है, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, खास तौर से सेकुलर पार्टीज़ ने। तो मैं उनकी सबसे ज़्यादा इस बात का इल्जाम जिम्मेदार मानता हूँ। मतलब कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या दूसरी सेकुलर पार्टी जिनकी सरकार रही है, जिनकी सरकारों में मुसलमान रहा है, उनको मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। क्या भाई आप क्या कहते हैं? जी सर, मेरा मानना है कि हमने अब तक जिसको भी सपोर्ट किया है उन लोगों ने हमें उतना कुछ किया नहीं है। हमें अब हिस्सेदारी की ज़रूरत है। तो 4 सीट ला करके कोई भी पार्टी का अपना जो फ़ायदा मुसलमानों को पहुंचा देगी, तरक्की हो जाएगी। हमें अब धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, शुरू करेंगे छोटे से ही तो भी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर हम यहाँ बात जो कर रहे हैं ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने उनके मैनिफेस्टो की बात करनी चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए क्या कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। अब तक उन्होंने मैनिफेस्टो में कोई मुसलमानों के लिए बात नहीं करी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करेक्टर है हमारे लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ है। या फिर मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन के वादे कर रहे हैं, उन रिजर्वेशन के वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे इकोनॉमी मामले में हो, एजुकेशन मामले में हो। आखिर क्या वजह रही कि मुसलमानों का जो एजुकेशन ड्रॉप रेट है वो सबसे ज़्यादा क्यों रहता है? मुसलमान एजुकेशन में पीछे क्यों रहता है? अगर उसकी बड़ी कोई जिम्मेदार होती है, अगर हम किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, वो स्टेट जिसकी जिम्मेदार रहती है, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार रहती है। अच्छा, ये मैनिफेस्टो में ना पहले मुसलमानों का जिक्र होता था, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एक बातचीत होती थी। अब जो पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें मुसलमानों का चर्चा ही नहीं। खबर यह भी है कि मुसलमानों को दूर रखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश की सियासत का मिजाज बदल गया है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले उनके मैनिफेस्टो में 2004 तक ऐसा होता था। 2004 की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से कंप्लीट जो 2002 का जो दंगा हुआ है, उसके बाद से इन्होंने हम लोगों को खामोश कर दिया। आप मस्जिदों में जाइए, धीरे से बोलिए, अपनी बात को रखना है तो वहीं मस्जिदों में बताइए कि हम सबको सेकुलर हम हैं, हम तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों को उठाएंगे, लेकिन आप खुले मंच से ये मत कहिए कि हमको ये हक चाहिए। तो उसके बाद से लेकर आज 2020 हो गया, 2004 के बाद से अब तक कोई भी 2012 में भी तो उन्होंने वादा किया था ना मुसलमानों को। वादा वो तो खुद के बल पे किया था। पहले ये होता था, जो भी हमारी लीडरशिप के लिए, यानी जो हमारी तंजीम है, मुस्लिम तंजीमें हैं, वो जाकर उनको बताती ये इशूज़ हैं, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो तो अपने मैनिफेस्टो मेड करते थे, उसके बाद उस पर कुछ काम भी करते थे। लेकिन 2004 के बाद से 2020 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक जो आप कह रहे हैं 2012 के इलेक्शन में इन्होंने 18% रिजर्वेशन को कहा था। एक साहब आए थे, उन्होंने भी बताया कि मैंने 20% दिलवाया था। लेकिन हकीकत का इल्म सबको है कि 1% भी रिजर्वेशन मुसलमानों का 18% में से नहीं मिला है। और इसकी उसके बाद अब डिमांड ये कर रहे हैं कि हमको मुसलमान वोट करें। तो किस बुनियाद पे करें? अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, जामिया को मिल गया, इसको अब तक नहीं मिला। अब किसको जिम्मेदार करार देते हैं? मोदी सरकार को या इससे पहले जो सरकार रही है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने ही जो है इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर पे जो है इसको हटाया था। और आप देखिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर की लड़ाई अभी
सुप्रीम कोर्ट में सब्सिडीज़ है, तो मैं उस पर भी ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एनडीए की हुकूमत ने भी उसमें अपना एफिडेविट लगा रखा है। तो जिम्मेदार दोनों लोग हैं। कांग्रेस ने भी मुसलमानों को जो है पीछे ढकेलने से पीछे नहीं हटी है। आप देखिए सलमान खुर्शीद अलीगढ़ में आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस के दामन पे मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं कांग्रेस जानती है कि हमने भी मुसलमानों को पीछे ढकेलने का काम किया है। 70-75 सालों में ज़्यादातर वक्त कांग्रेस का ही रहा है, तो क्यों नहीं आज वो मुसलमानों को दावा कर रहे हैं। हल क्या है मुसलमानों का? अगर आप बात करते हैं वैसी साहब की या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की, वैसी साहब पर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो तन्हा सियासत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से पीस पार्टी मौजूद है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल मौजूद है, STPI के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उन लोगों से वो बातचीत नहीं करते हैं, आपस में अलायंस नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में भी कन्फ्यूज़न है कि किस पार्टी के साथ जाए। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे MIM हुआ या और भी अन्य मुस्लिम पार्टीज़ हैं, ये सब लोग पहले मिलकर आपस में बैठें, मशवरा करें, मशवरे के तहत काम करें, एकजुट होकर काम करें। क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं करना चाह रही, आपके साथ कोई मंच शेयर नहीं करना चाह रहा। आप कब तक इस तरह से अपने आप को धिक्कारते रहेंगे? मैं कहना सिर्फ इतना है कि जब तक आप अपना एक वजूद नहीं बनाएंगे, जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। आप ये बात कहते हैं कि MIM की 4 सीट आती है, 5 सीट आती हैं या इससे ज़्यादा नहीं आ पाती, तो BJP का भी यही हाल था। आज से पहले कभी आप देखेंगे माजी की हालत उठा के तो 2 सीट थी कभी उनकी, आज वो सत्ता में बैठी हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। आज हालात है 4 सीट लेकर आ रही है, कल हालात बदलेंगे, 4 से 400 भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मेहनत होगी आपको मेहनत का असर मिलेगा इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ से MSc कर रहा हूँ। कब से हैं MU में? MU में 17 साल हो गई हैं। 17 साल हो गए आपको? जी। 17 साल में क्या फ़र्क महसूस किया MU का आपने? कब से किधर ये लोग गए? 17 साल में MU में बहुत सारे फ़र्क हैं। यहाँ तक कि MU का जो माइनॉरिटी करैक्टर की जो मुहिम मैंने देखी, वो बहुत उम्दा तौर पे यहाँ रही, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको एक कम्युनलाइजेशन के माहौल में ढकेलने की कोशिश हुई यूनिवर्सिटी को। दूसरा, MU ने जो चीज़ें हिंदुस्तान के लिए दी हैं उसको छिपाया गया, जिस तरह से हिस्ट्री इसकी दबाई गई, जो कि आप देख सकते हैं जिन्ना का इशू हो या और भी बहुत सारे दीगर इश्यूज़ हैं। और अलीगढ़ जो है, मैं समझता हूँ ये थिंक टैंक है मुसलमानों का, ये दानिशगाह है। दूसरी बात, इसको दबाने की, इसको कुचलने की RSS की सबसे पहले मेन स्ट्रेटजी में इसको दबाने का एक वो रहा है, जो कि हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन इस पे कोई आंच ना आ सकती है, ना आएगी, क्योंकि ये ज़मीन जो है सर सैयद ने चूज़ की थी। नहीं, इस सरकार से तो ताल्लुकात बढ़े ना MU के, BJP से खासतौर पर। जो आपकी 7 साल तकरीब थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी के तौर पर। देखिए, MU के ताल्लुकात होना और वाइस चांसलर के ताल्लुकात होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। MU सिर्फ वाइस चांसलर का नाम नहीं है। MU एक मजमुआ है, थिंक टैंक है। हमसे बात कीजिए, हम साथ नहीं हैं। हम जब तक साथ नहीं हैं कि जब तक हमारे माइनॉरिटी करेक्टर आप नहीं देंगे। ये ऊंची ऊंची गुंबदें आप इस बात का सबूत दे रही हैं कि मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हर हॉस्टल में एक मस्जिद है, इस बात का सबूत दे रही है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। इसके एक्ट जो है हिंदुस्तान के आइन से पास हुआ है। हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिस वो आइन से पास हुई हो। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, उस पर काफ़ी ट्विटर पर चर्चा भी होती रही कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम का लफ्ज़ हटा दिया, सीधे लिखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या मतलब मामला है? उस ट्वीट को लेकर भी आप लोगों में कोई नाराज़गी है? कोई देखिए, जब से ये BJP की हुकूमत आई है, उन्होंने अपनी हुकूमत इस बात पे ही बनाई थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट हासिल करने के बाद हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और उन्होंने BJP ने ये करके दिखाया। तब से सारी जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, सब हिंदू बनने में लगी हुई हैं, क्योंकि उनका जो खुद का वोट है, चाहे यादव वोट हो, चाहे दलित वोट हो, उन सब लोगों ने भी जाके भाजपा को वोट दिया। तो वो अपने वोट को वापस लेने के लिए अपने दामन को मुसलमानों से बचा रहे हैं। तो मुसलमान नामों से भी बच रहे हैं। आप देखिए, अभी चंद दिन पहले कई वाक़या था, जैन चौधरी की यहाँ पे रैली हुई थी, ज़मीरुल्लाह साहब वहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे, उन्हें धक्का मार के पीछे हटा दिया गया। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो, पार्टी की रैली जी, में हुआ। ऐसे कई वाक़यात समाजवादी पार्टी की भी रैलियों में हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, मुसलमानों से अपने दामन को बचा रहे हैं। इस बात का शोर तो नहीं आ रहा है ना? आज भी 70 से 80% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, उनकी रैलियों में हैं, उनको वोट करते हैं। ओवैसी साहब के बारे में अभी भी लोगों के मिजाज में ही कि वोट काटने के लिए हैदराबाद से आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में इनका क्या काम? मैं तो ये चाहता हूँ कि ओवैसी साहब वोट काटें।
जिस तरह से ये जो सेक्युलर का ढकोसला जो पार्टीज़ का है, सपा हो, बसपा हो, दूसरी दीगर पार्टीज़ हो, ओवैसी साहब आए और बीजेपी को जिता के जाए, मैं तो बड़ा खुश हूँ। क्योंकि ये जो एक मिथ बना हुआ है ना कि मुसलमान का वोट जाएगा कहाँ, आएगा हमारे पास ही, तो मुसलमान का वोट बेवा औरत का माल नहीं है, दहेज में आया हुआ। मुसलमानों ने तो खुद उनको एहसास जता दिया ना कि हम बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं हैं, तो हम आप ही के साथ, हम कहीं और नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। किसको? समाजवादी पार्टी को या दूसरी सेकुलर पार्टियों को, तो मुसलमानों ने यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ सपा के साथ, ना ही मैं बसपा के साथ। आम मुसलमान तो हैं उनके साथ। जी, आम मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश की सरकार या बसपा की सरकार में आके सिर्फ और सिर्फ प्लॉट चाहिए उन्हें, वो सोचते हैं। ठीक है, भैया का एक ही नारा, ये भी प्लॉट हमारा और ये भी प्लॉट हमारा। आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम शाहरुख है और मैं लॉ का स्टूडेंट। अच्छा, लॉ का स्टूडेंट से आपको क्या लगता है, ये लोग सारी बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं? जी जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है इलेक्शन लड़ने का हक है हर किसी को, और मुसलमानों को और मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जमहूरियत है ना, हिंदू मुसलमान सब है, तो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर अब कैसे चुनाव तो लड़ेंगे? ये कहाँ से आया कि अगर जो है पार्टी का क़यादत या प्रेसिडेंट मुसलमान होगा तो पार्टी सेकुलर नहीं हो सकती? ये मिथ कहाँ से आया? ये मिथ तो इन्होंने दिया, तो ऐसा तो कोई काम करके नहीं दिया। होता ना कि ओवैसी साहब की पार्टी के नाम में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसकी वजह से कैसे दूसरे आपके साथ और भी दीगर पार्टी हैं, अकाली दल है पंजाब में, शिवसेना है महाराष्ट्र में, तो काम में सेकुलरिज्म दिखना चाहिए। नाम में है, एक पहचान है हमारी, हम मुसलमान है, उनकी पहचान हिंदू है, सिख है, लेकिन है इस जमहूरियत ने जो है, इस मुल्क के आइन ने हमें पहचान दी है, वो हमारी पहचान है, लेकिन काम में हमें दिखना चाहिए, बराबरी दिखनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसका हक हमें मिलना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टी का नाम मुसलमान है या उसका प्रेसिडेंट मुसलमान है तो काम दूसरे तरीके होंगे जैसे भाजपा कर रही है, तो इसका ये मतलब तो है नहीं। आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफ़र अली है। जाफ़र अली साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं ओल्ड बॉयज़ हूँ, एमयू छोड़ चुका हूँ। अच्छा, एमयू छोड़ चुके हैं। ये जो आपके अभी जो लोग कह रहे हैं, सब लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितने ओल्ड बॉयज़ हैं वो सब तो जाकर के समाजवादी में मौजूद हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं हैं, लेकिन चलो आप सियासत में हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, जैसे दिल्ली में काम हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, इस तरह का काम होना चाहिए। जैसे कि मेरा वैसे फार्म हाउस है। अच्छा, मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, एक छोटा मोटा मेरा बिजनेस है। जो दिल्ली में काम हो रहा है, मैं वो उत्तर प्रदेश में चाहता हूँ। दिल्ली में क्या? जैसे हमारे यहाँ बिजली फ्री होनी चाहिए, 200 यूनिट फ्री होने चाहिए, आप गैस पे पैसे कम करें, आप पेट्रोल पे पैसे कम करें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारे मसले मसाइब चल रहे हैं। तो जो सरकार ये योजना लाएगी, मेरा वोट उसी को जाएगा, वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग एक और आखिरी बात, जैसे कि हम लोग यहाँ एमयू में डिस्कस कर रहे हैं और ज़्यादातर जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी की ऐसी बात पर जोर है कि सेकुलर पार्टियों ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ फ़रेब किया है, हमारे वादों को कभी पूरा नहीं किया, और अब मुसलमानों को अपनी लीडरशिप पर तवज्जो देनी चाहिए, मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना चाहिए। हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। एक और बात बताइए कि अगर आप लोग बार बार कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप पर, लेकिन ओवैसी साहब जैसे बिहार में गए या महाराष्ट्र में, 2 सूबों में उन्हें कामयाबी मिली है और जगहों में नहीं मिली है, कुछ दूसरे सूबों में अलग अलग मुस्लिम पार्टियां हैं, और आम मुसलमानों के जहन में ये बता दिया जाता है कि लोग जो है ना वो बीजेपी के एजेंट है। कांग्रेस जैसी पार्टियां बार बार कहती हैं, असम में उन्होंने अलायंस किया AIUDF के साथ और बाद में उनके साथ अलायंस तोड़ लिया, यही इल्ज़ाम लगाते हुए कि बीजेपी के करीब हो गए हैं। तो और मुसलमान उन्हीं की बातों पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, आम मुसलमानों में बेदारी नहीं है। आप लोग इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, एक पूरी कौम को बेदार करने के लिए मुझे लगता है कि वक्त चाहिए, और अभी वो हैदराबाद से निकल कर भी बिहार में इलेक्शन लड़ा, उन्हें कामयाबी मिली और अब यूपी में आए हैं। आप देखिए, जब बीजेपी ने भी शुरुआत की थी तो वो 2 सीटों से शुरुआत हुई थी और आज पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी। तो एमयू में बुलाएंगे आप लोग उनको? बिल्कुल, एमयू में हमें कोई एतराज़ नहीं है उनके आने से, बिल्कुल आए, इस्तकबाल करेंगे। अक्सर चुनाव में ना एमयू से एक मुद्दा मिल जाता है बीजेपी को, जिसको पूरे देश में उछाला जाता है और उसको कम्युनल रंग भी दिया जाता है। जैसे पिछले चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना का मामला था, बिहार चुनाव में भी मोहम्मद अली जिन्ना का मामला रहा, आपके दोस्तों में मशकूर अली उस्मानी के चुनाव में भी उसको छेड़ा गया। तो क्या इस मरतबा भी कोई इस तरह का मुद्दा आप लोग देने वाले हैं बीजेपी को? नहीं, बीजेपी उठाना तो चाह रही है, लेकिन उसे इस बार सिर्फ पेट में दर्द ही हो रहा है उनके, वो पेट में दर्द पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा उनका। वो जिन्ना नज़र तो आ रहा है उन्हें, लेकिन वो पूरी तरीके से खुल के नज़र नहीं आना चाह रहे वो। लेकिन मसला आखिर क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं, ख़ासतौर से बीजेपी की।
ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके आगे मुस्लिम लगना ही ये अपने आप में काफ़ी है। ये इसकी आइडेंटिटी एक अलग है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये समझ लीजिए कि सियासत का रुख बदलने वाला है। अगर यहाँ से कोई बात निकलती है वही सदाकत कहलाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार यूपी 22 का जो चुनाव है ना, वो बीजेपी को सिर्फ धूल चटाने वाले के लिए है। और रही मुस्लिम धूल कैसे चढ़ाएगा जब आप MIM को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे, सेकुलर वोट मुंतशिर होगा तो कैसे बीजेपी हारेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, आवाम को बेदार करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों को बेदार करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए चाहिए भी वक्त। हालत हाजरा ये है कि अभी ओवैसी साहब आए उत्तर प्रदेश में, अभी पैर जमाने में लगेगा वक्त अभी उनको। ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार उनको वोट नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी फर्क मैं आपको समझा दूं, अखिलेश में, जयंत में और जो असद ओवैसी साहब में, मैं आपको सिंपल सा एक फ़र्क समझा देता हूं। एक जनसभा में ज़मीरुल्लाह साहब को धक्का दिया जाता है, वहीं असद साहब कहते हैं कि आओ मेरे कंधे पे आके बैठ जाओ। तो ये फ़र्क है दोनों पार्टियों में। एक मुसलमान को सम्मान दे रहा है और एक मुसलमान को जलील कर रहा है और वोट बैंक समझ रहा है। असल में ये मसला है कि सिर्फ इज़्ज़त और बेइज्जती का। अगर मैं उन लोगों से सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ जो जैसे समाजवादी में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, RLD में जुड़े हुए हैं, मुस्लिम अपने जो लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, सो कॉल्ड लीडर समझते हैं अपने आप को, लेकिन उन्हें जब मंच पर चढ़े जाते हैं उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा दिया जाता है। तो उन लोगों से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीर बचा है तो अपनी क़यादत खुद बनो और अपनी क़यादत का खुद हिस्सा मांगो, ना कि दूसरे के बाद जाके हाथ फैलाओ, ये भीख मांगे उनसे अपने लिए टिकट मांगे। किसकी सरकार चाह रहे हैं, बीजेपी की या समाजवादी की? नहीं, मैं दोनों सरकार नहीं चाह रहा हूँ। मुझे दोनों सरकार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस पर हकीकत में गौर किया जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कह रहे हैं बीजेपी को धूल चटाना इस बार तो नहीं, तो बीजेपी को धूल तो चटाना ही है ना। बीजेपी को पहले भी मुसलमान वोट किया है, ना आज करेगा, ना कभी नहीं किया है। फिर किसको करेंगे? तो अब ये देखा जाएगा जो हमारे इशूज़ को उठाएगा, जो हमारे इशूज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं, बात करेगा। पार्टी कौन से हो सकती है? कांग्रेस है या समाजवादी है या BSP है? कौन है? जो तलबा के हुकूक पे बात करेगा, जो तलबा के केसेस पे बात करेगा, जो तलबा के ऊपर जुल्म और ज़्यादती पे बात करेगा, जो अवाम के जुल्म और ज़्यादती पे बात करेगा, जो बेरोज़गारी पे बात करेगा, और जो लड़कियों की सुरक्षा है, जो लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से सलूक पेश आए गए, जो एक नारा जो कांग्रेस ने दिया है ना, वो नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जो इस तरह के मुद्दों पर बात करेगा ना, सुरक्षा हुआ, बेरोज़गारी हुआ, और ये जुल्म और ज़्यादती, और जो अच्छा, पिछले साल यानी 2019 में दिसंबर में जिस तरह जामिया में पुलिस ने लाठीचार्ज की, बर्बरियत का मुजाहरा कि यहाँ भी उससे ज़्यादा हुआ था, लेकिन मीडिया में यहाँ ज़्यादा यहाँ के मामले को कवरेज नहीं मिला। उस मामले में किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था? हमें देखिए, सपोर्ट तो जितने भी जो लोग भी CNRC का प्रोटेस्ट कर रहे थे, देखिए किसी की लीडरशिप के अंडर में नहीं हो रहा था, तो आम आवाम का हर जगह से सपोर्ट था। आपकी आवाज़ को किन लोगों ने ज़्यादा बुलंद किया? किसी पार्टी ने नहीं किया। यही तो बात अभी आपने एक मुद्दा बताया कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम लफ्ज़ को ही हटा दिया था। क्यों? अगर उनकी मोहब्बत होती और अगर उनको हमारे वोट की ज़रूरत होती तो वो हमारे साथ इस तरह से भेदभाव ना करते। ज़रूरत इस बात की है कि अब सोचना और समझना है। अब यहाँ से भी एक आवाज़ उठेगी और अपने तमाम इशूज़ को बताएगी अवाम में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत जल्द ही ये मैनिफेस्टो, नाम बदला जा रहा है ना आपका, अलीगढ़ का नाम हरि नगर कर दिया गया है, हो सकता है अगला नाम यूनिवर्सिटी। नाम बदलने से हिस्ट्री नहीं बदलती, और नाम बदलने से कभी आपकी परछाई नहीं बदलेगी, ना आपका जो कहते हैं ना कि अस्तित्व, एक आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। नाम बदल देंगे शहर से, उससे क्या हो जाएगा? आज जो लोग अलीगढ़ से जानते हैं वो हरिगढ़ से भी जानेंगे। आपने कितना काम किया है, कितना आपने अपना सिक्का मजबूत किया है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन वो सकाफत, तारीख, तहजीब तो बदल रहे हैं ना। देखिए, ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उसके मुद्दे नाम बदलना होते हैं, है ना। मस्जिद मंदिर होता है, शमशान कब्रिस्तान होता है। ये यहाँ की आवाम को समझना पड़ेगा कि उस पार्टी को हुकूमत में लेके आएँ जो बेरोज़गारी की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो कोरोना में हमारा हेल्थ सिस्टम क्रश हो गया था उस पर बात करे, और जो इकनॉमी हमारी लगातार गिर रही है उस पर बात करे। तो यकीनन ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है किस तरीके के मुद्दों पे यहाँ के इलेक्शन। नहीं मुरफात, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकारें अभी चल रही हैं, बीजेपी की हो या समाजवादी की हो या उससे पहले बसपा की थी, मुझे तीनों में से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो मुसलमानों की बात सही से कर रही है और मुसलमानों के मुद्दे को उठा रही है। तो मुझे लगता है कोई ऐसी सरकार, कोई बीच की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस और MIM और बसपा, मतलब दो तीन दल मिल करके अगर बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर सरकार होगी, जो एक बैलेंस होगा,
जिसमें तमाम पार्टियों का में मखलूत हुकूमत जी, होती जी। है तो आवाम कोई के लिए एक ज़्यादा सरकार नहीं फायदेमंद होनी चाहिए जो सरकार बिल्कुल होती है वो। हावी हो जाए और जिसे लगे कि बस हमारी मुट्ठी में जो वो जैसे पूरा मरकज़ में है या दिल्ली में आम आदमी जी पार्टी जी की बिल्कुल सरकार मैं है। यही चाहता हूँ। अभी जो है, जैसे आपने एक सवाल किया था कि किसकी हुकूमत बननी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मजलिस जैसे भी AIM है और पीस पार्टी है और ऐसे दीगर जो सोकार्ड सेकुलर पार्टी हैं, क्यों जगह नहीं दे रही? अगर उनको हमारे वोट के आवाम में ये है कि समाजवादी, लेकिन मुसलमान इस मरतबा जाग रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे इससे पहले किए थे कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18% रिजर्वेशन, इसके साथ में सबसे बड़ा मुद्दा था जो अभी तक इसमें बात नहीं आई, हमारी तादाद 20% है, लेकिन हम 27% जेलों में हैं। इनको कौन छुड़वाएगा? ट्रायल पे रखा जा रहा है ज़बरदस्ती, छोटी सी बात होती है उनको 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और ऐसे नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल है जो 15 साल बाद, 20 साल बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इनके मुद्दों को कौन उठाएगा? जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके घरों में आज बच्चे थे, कल जवान हो जा रहे हैं, बाप पता चल रहा है अब जाके वो जेल से निकल रहा है। ऐसी हालत उन घरों की क्या होती है? पूरा घर डूब जाता है। लेकिन इन मुद्दों पे अभी तक जितनी भी रैलियां हो रही हैं, एक में भी मुसलमानों को छुड़ाने की बात या उनके रिजर्वेशन की बात या जैसे यूनिवर्सिटी की बात, अभी हम लोगों के ऊपर जो तमाम मजालिम ढाए गए हैं, एक भी मुद्दा पे तो नहीं बात कर रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे मुसलमानों की वोट की हमें चाहिए ज़रूरत है। और जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो कान खोल कर इस बात को समझ लें। ऐसा नहीं है कि समाजवादी आ जाएगी, ख्वाब मत देखें। ज़रूरत इस बात की वो हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में लाएं और कहें कि हम मुसलमानों के साथ में वादा करके काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो पार्टियां मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं उनको भी साथ में लें, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। एक आखिरी बात, अभी हरिद्वार में धर्म संसद हुई और उसमें सीधे सीधे मुसलमानों के कत्ले आम की प्लानिंग की गई। कहा गया मुसलमानों को कत्ल करना है, उनके ख़िलाफ़ जंग करना है। सारी वीडियोस वायरल हो रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों के पीछे साजिश किसकी है, मकसद क्या है? देखिए, आप अगर धर्म संसद की हरिद्वार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं इसमें प्रशासन को दोष देना चाहूँगा कि आखिर उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इस तरीके की बातें 3 दिन तक होती रहीं, मुसलमानों के जिनोसाइड की बात हो रही थी, एक सेकुलर कंट्री में कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी लगातार। तो सिर्फ मुसलमानों की खबर रहती है। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं अब प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब 3 दिन तक इस तरीके के वाक़यात हो गए, लोगों ने फुटेज निकाल के, क्लिपिंग्स निकाल के प्रशासन को दिए, तो फॉर्मेलिटी के नाम पे 153 का सिर्फ मुकदमा किया गया। कहाँ है आज UAPA? आज वो UAPA कहाँ है जो 102 लोगों के सिर्फ ट्वीट करने पे लगा दिया जाता है? आज लगातार ये कहा जा रहा है कि लाखों के असले उठा के मुसलमानों को मार दो, तुम्हें ख़तरा है। यहाँ पे 1% क्रिश्चियन, 1% बुद्धिस्ट वालों को ख़तरा नहीं है, 80% हिंदुओं को ख़तरा है। तो आप यकीनन आप देखिए इस तरीके के वाक़यात क्यों आ रहे हैं, क्यों पेश आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कम्युनलाइज़ किया जा रहा है माहौल को चुनाव के लिए या बिल्कुल चुनाव से पहले इस तरीके के शोशे फेंके जा रहे हैं। समाजवादी, BSP सब मिलके कम्युनलाइज कर रहे हैं। आपने देखा उस पर अखिलेश यादव का भी कोई बयान नहीं है। तो ये सब एक मिलके एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग। और समझने की बात ये है कि समाजवादी वाले कह देते हैं अरे आप लोग इस बार एक हो जाइए, BJP को नहीं लाना है। अरे हमने थोड़ी ना BJP को बनाया था, हम कैसे नहीं लाएंगे? हमने बनाया था BJP को, क्या हम अब उसे वोट नहीं देंगे? BJP हार जाएगी। हमें अब अपनी सियासी ताकत को समझना होगा। हमें किसी भी पार्टी को वोट देके ये नहीं करना होगा कि हम बेवा का माल बन जाएं, हम भटक के कहीं भी वोट दे दें। तो कहीं ना कहीं समाजवादी को भी इस बार मुसलमानों से बहुत भारी नुकसान होगा अगर ये ऐसी चुप्पी साधे रहे। मसला ये है धर्म संसद जो एक एजेंडे के तहत हो रही है, एक एजेंडा है। और ये देश में जो आइडियोलॉजी है, गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, जो उसके जिस आइडियोलॉजी को जिन लोगों ने ख़त्म किया गोडसे की, तो उस आइडियोलॉजी की तरफ ये काम हो रहा है। तो कोर्ट को इस पर सुमोटो, एक बंदा बोल रहा था कि मैं नाथुराम गोडसे बन जाता। कोर्ट को इसमें सुमोटो खुद लेना चाहिए कि जमहूरियत है मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। और वही प्रधानमंत्री बाहर अमेरिका जाके बोलते हैं कि टॉलरेंस होनी चाहिए। इस दिस अ टॉलरेंस। अपोजिशन के रवैये में इतनी तब्दीली क्यों? उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले हुए, हिंदुओं के साथ भी मुसलमानों के साथ भी। अगर मनीष गुप्ता का या लखीमपुर का, वहाँ सारे लीडर्स जाते हैं, बड़ी बड़ी रकम देते हैं। मुसलमानों का हो, अल्ताफ का, फैसल का, कई सारे लोगों का, कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर नहीं गया, मुसलमानों को भेजा उन्होंने। हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो गई है। हिंदू एक ना हो जाए, अब ये डर है कि हिंदू भाजपा के साथ ना हो जाए, एक ना हो जाए हिंदू। लेकिन यहीं अगर मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो हम ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पर रखेंगे। कोई सेकुलर पार्टीज़ को हम वोट नहीं करेंगे ऐसे। फिर हम अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे ना, अपने इत्तेहाद के बारे में सोचेंगे।
अगर ऐसा होता है। आप हाल ही का मसला ये कि CNRC आपके सामने गुजरा है, जिस तरह से स्टूडेंटों के ऊपर केसेस लगाए गए, जिस तरह से उनके ऊपर धाराएं लगाई गई, UPA जो एक कानून बनाया उन्होंने, वो सारा जो थोपा वो स्टूडेंटों पे थोपा। मीरान हैदर आपके सामने, शर्जिल इमाम है आपके सामने, जिसने सिर्फ एक बात कही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे खड़े होकर, बाबा सैयद पे खड़े होकर, कि चक्का जाम करना। चक्का जाम का मतलब क्या है? चक्का जाम करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ अपनी बात को समझाना चाहता था। आज उसकी इतनी सी बात पे वो 6 महीने तकरीबन वो जेल में, आज भी सालों भर हो गए उसे जेल में हुए, उसकी 2 साल हो गए, 2 साल तकरीबन हो गए। आपको अंदाज़ा लगाइए, एक पूरी हिंदू सभा होती है वहाँ, और जहाँ कत्लेआम की बात होती है, हथियार रखने की बात होती है, हथियार चलाने की बात होती है, वहाँ ये कहते हैं कि रोटी कम खाओ, हथियार अच्छे रखो। तो ये कैसी, मतलब ये जमहूरी मुल्क में कैसी बातें हो रही हैं? ये सिर्फ इलेक्शन से पहले के फॉर्मूले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये भड़काने के मसले कर रहे हैं, लेकिन अवाम इस चीज़ को समझ चुकी है। आप इस चीज़ को समझें कि अवाम इस चीज़ को मानती है कि आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। मिलजुल के अगर चलेंगे तो इत्तेहाद भी रहेगा और एक हुकूमत भी अच्छी लेके आएंगे। अगर कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी को मानती है तो पूरे मुल्क में कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए धर्म संसद के खिलाफ। अगर कांग्रेस कहती है कि हम गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, नथुराम गॉडसे को रिजेक्ट करते हैं, तो वो उनकी करनी में कहाँ दिखता है? तो इस मामले पर धर्म संसद पे तो पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके हर जगह कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। खुलेआम जो है गांधी की आइडियोलॉजी का कत्ल कर दिया जा रहा है। इस देश गांधी आइडियोलॉजी, ये तो इंटॉलरेंस है। गांधी की आइडियोलॉजी पर तो सब ये है, RSS भी कहते हैं हम गांधी की आइडियोलॉजी, बीजेपी भी कहते हैं हम गांधी की आइडियोलॉजी। कहना और करने में फर्क है। सब जहरीले हैं, वो अलग बात है, कोई कम जहरीला है, कोई ज्यादा जहरीला है, सब जहरीले। कहने और करने में फर्क है ना। वो कह रहे हैं कांग्रेस को इस पर तो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। एक बयान दे के क्या होगा? अगर कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, वो मुसलमानों के हमदर्द बनते, तो खुल के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, सोनिया गांधी आए, सब आए, लेकिन नहीं आना। डर है, एक हिंदुत्व का डर है कि अगर हम जो है हिंदुओं के खिलाफ जाएंगे तो ये वोट भी हमारा चले जाएगा। तो इसी राहुल गांधी तो बोलते हैं, राहुल गांधी ने भी राजस्थान में बहुत खुल करके कहा था, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाया था। वोट पे आके वो फर्क बताए ना, वो फर्क काम में दिखना चाहिए। देखिए कुछ वो है ना कि एक ना हो जाए। ये सबसे मेन क्या है, अखिलेश यादव ने सब दलों से कराया गठबंधन। AIMIM से क्यों नहीं किया? पीस पार्टी से क्यों नहीं किया? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से क्यों नहीं करा? एक डर है उन्हें, ये डर है कि हमारा हिंदू वोट भाग ना जाए, चला ना जाए, जो कि उनका था ही नहीं, जो कि उनका नहीं है। मुसलमानों की अपनी लीडरशिप हो जाएगी तो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। मुसलमान मजबूत हो जाएंगे, मेरे हाथ से मजबूत होने से डर लगता है। आप देखिए प्रियंका गांधी जिस तरीके से लखीमपुर में गई, क्या वो बाकी मसलों में मुसलमानों के गई? आप देखिए इसी तरीके का क्या विरोध प्रदर्शन उन्होंने हरिद्वार के मसाइल पे किया? क्या राहुल गांधी उस पर बोले? नहीं बोले, क्योंकि सब अपना दामन को बचाने में लगे हुए हैं। क्या जयंत चौधरी बोल के गए? एक दिन 2 दिन बाद यहाँ पे था। क्या समाजवादी पार्टी बोल के गई? कोई किसी तरह के मुसलमानों की मंचों से कोई बात नहीं है। बंद कमरों में हर कोई मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, उनका हमायती बनने के चक्कर में लगा हुआ है, मगर खुल के मंचों से सामने कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। बिल्कुल। तो हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर है, और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्लिम लीडरशिप की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग बैक ज़ुबान अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सब लोगों में एहसास पाया जा रहा है कि देश की सेकुलर पार्टियों ने पिछले 70 सालों में मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ फरेब किया है, और अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपनी सियासी लीडरशिप पर फोकस करना चाहिए। जो लोग भी मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की सियासी पार्टी कायम कर रहे हैं, वो मुसलमानों के दोस्त हैं, मुसलमानों के हुकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बीजेपी के एजेंट नहीं है। सेकुलर पार्टियों के ज़रिए इनकी छवि कमज़ोर की जाती है ताकि मुसलमान वोट हमारे मोहताज बनकर रहे, हमारा वोट बैंक बनकर रहे। सेकुलर पार्टियों में, उनके मैनिफेस्टो में अब मुसलमानों के मुद्दों की बातचीत नहीं हो रही है। आप सब इन स्टूडेंट्स की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ मैं शम्स तबरेज़ कासमी, मिलर टाइम्स। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com